टोक्यो का सीन शुरू होता है 1970 की एक रात से। शहर के ऊपर फुल मून चमक रहा है, लेकिन नीचे पूरा टोक्यो आग और धुएं में डूबा हुआ है। इमारतें जल रही हैं, लोग भाग रहे हैं और हर तरफ बस धमाकों की आवाज गूंज रही है। आर्मी के सोल्जर्स नीली यूनिफॉर्म में मैजिक सर्कल्स बनाकर पूरी ताकत से फायर कर रहे हैं, लेकिन जिस मॉन्स्टर के सामने वे खड़े हैं उस पर एक खरोंच तक नहीं पड़ रही। वो मॉन्स्टर एक बड़े ड्रैगन जैसा दिखता है, लाल आंखों के साथ, और उसकी चेस्ट में एक पर्पल जेम। वो जितनी बार आगे कदम बढ़ाता है, जमीन हिलने लगती है। सोल्जर्स के चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। उन्हें समझ आ चुका था कि वो इस क्रीचर को रोक नहीं पाएंगे। इसी केओस के बीच धुएं को चीरती हुई एक तेज रोशनी नजर आती है। सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां एक आदमी खड़ा है, सफेद बाल, काला कोट और एकदम काम एक्सप्रेशन। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये मिनातो इचिकामी है, दुनिया का पहला और सबसे ज्यादा पावरफुल मेज। आते ही वो बस एक लाइन बोलता है, "Leave the rest to me." सोल्जर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये लड़ाई उनके बस की नहीं। मॉन्स्टर पूरी स्पीड से मिनाटो पर टूट पड़ता है। पूरा टोक्यो हिल रहा है, लेकिन मिनातो जरा भी नहीं हिलता। वो हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, "टू स्लो।" इसके साथ ही उसके आसपास पर्पल और ब्लैक लाइटनिंग जैसी एनर्जी घूमने लगती है। वो 2 उंगलियों से एक छोटा सा जेस्चर करता है और एक बीम बनकर सीधे मॉन्स्टर की चेस्ट में जा टकराती है, ठीक उस पर्पल जेम पर। 1 सेकंड के लिए सन्नाटा, फिर इतना बड़ा धमाका होता अंडरस्टैंडिंग कि पूरी रात एक पल के लिए दिन जैसी चमक उठती है। जब धुआं हटता है, मॉन्स्टर हवा में उड़ चुका होता है और वहां बस मिनातो खड़ा होता है। इसके बाद कहानी ग्लोबल स्तर पर चलती है। दुनिया भर में एक ही दिन कई जगह डीमंस दिखाई देने लगते हैं और शहर तबाह होने लगते हैं। गन्स, टैंक्स, मिसाइल्स सब बेकार साबित हो जाते हैं। तभी लोगों को समझ आता है कि मैजिक ही एकमात्र रास्ता है। दुनिया बदल जाती है, मैजिक स्कूल्स बनते हैं और हर कोई मेज बनने का सपना देखने लगता है। और सबसे ऊपर सिर्फ एक नाम गूंजता है, मिनातो इचिकामी। फिर आती है वो लड़ाई जिसने पूरी कैलामिटी की दिशा बदल दी, डीमन गॉड के साथ। ये डीमन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल था। इसके पास 14 मैजिक सर्कल्स थे, जो किसी ऑर्डिनरी मेज के लिए सोचना भी मुश्किल है। लेकिन मिनातो के पीछे एक एक्स्ट्रा सर्कल चमकता है, कुल 15। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कभी 15 टियर तक पहुंचा था, और वो यहीं खड़ा था। मिनातो अपना सबसे अल्टीमेट अटैक छोड़ता है, इनोसेंट वॉइड। इतनी जबरदस्त पावर निकलती है कि लगता है जैसे स्पेस फट रहा हो। डीमन गॉड इसका सामना नहीं कर पाता और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ पूरी तरह बिखर जाता है। कैलामिटी खत्म हो जाती है, लेकिन इस जीत की भारी कीमत होती है। मिनातो ने अपनी सारी मैजिक खर्च कर दी होती है। वो धीरे धीरे थककर जमीन पर गिरता है। उसका शरीर धूल बनकर बिखरने लगता है और एक गोल्डन रोशनी की तरह उसकी सोल आसमान में ऊपर उठने लगती है। दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनका हीरो अब जिंदा नहीं है। इसके बाद कहानी अचानक मोड़ लेती है। मिनातो की सोल एक नए पोर्टल से गुजरती है और एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। सीन कट होकर एक हॉस्पिटल रूम दिखाता है, जहां एक साधारण सा लड़का बेड पर पड़ा है। अचानक एक गोल्डन लाइट उसके शरीर में प्रवेश करती है और वो लड़का झटके से उठ बैठता है। उसके चेहरे पर डर, कंफ्यूजन और एक अजीब सी फेमिलियरिटी होती है, मानो उसने कुछ याद किया हो। आखिर ये सपना क्या था, वो सोचता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आती है, वही जो ग्रेट सेज की आंखों में होती थी। फिर एक हल्की सी आवाज उसके दिमाग में सुनाई देती है, "वेलकम बैक, ग्रेट सेज।" यानी मिनातो मरा नहीं था, बस एक दूसरी दुनिया में नई जिंदगी के साथ वापस आ गया था। और यहीं पर प्रोलॉग खत्म होता है, इस इशारे के साथ कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।